नक्श को अब जल्दी से किसी न किसी बहाने के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा, वरना सिचुएशन पूरी तरह से उसके हाथ से निकल जाएगी। दयाशंकर, वो ब्लैक फ्रूट कब मिलेगा, कितनी क्वांटिटी में मिलेगा, इसका ना तुम्हें पता है ना ही मुझे। इसलिए क्यों ना मैं तुम्हें एंटीडोट बनाना सिखा दूं, जिससे तुम खुद अपने आदमियों का इलाज कर सको। जैसे ही नक्श के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही दयाशंकर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। बादशाह, आपने मेरे लिए एंटीडोट बनाया और अब आप मेरे आदमियों के लिए मुझे एंटीडोट बनाना सिखाना चाहते हैं। मैं आपके बारे में कितना गलत था, आप स्टोन हार्टेड नहीं हो सकते। अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उस दिन उस पुलिस वाली ने ही हमें फंसाया होगा। आप तो देवता हैं, देवता। आज से पूरी लीगल गैंग अपनी लॉयल्टी आपको प्रेजेंट करती है। दयाशंकर की आंखों में लिटरली आंसू आ गए थे। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम लोग मेरी लाइफ से दूर हो, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नक्श ने सीधा और स्पष्ट जवाब दिया। लेकिन बादशाह, आप इस मुकाम पर हैं कि आपकी लाइफ को भी खतरा हो सकता है। क्या उसके बाद भी आपको हमारी कोई ज़रूरत नहीं? हालांकि दयाशंकर ने नक्श को डराने की कोई कोशिश नहीं की, लेकिन उसके मुंह से निकले ये शब्द थोड़े डरावने थे। जब नक्श ने कोई जवाब नहीं दिया तो दयाशंकर ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आपको इस बारे में अच्छे से सोचना चाहिए बादशाह। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर विचार करूंगा, नक्श ने फीकी मुस्कान के साथ कहा और इसी के साथ दयाशंकर को किचन में ले गया और इस बार नए तरीके से नकली एंटीडोट बनाना सिखाया। उसके बाद दयाशंकर अपने आदमियों को लेकर वहां से चला गया। अनीका, मिस जूली, प्राची, तुम तीनों ठीक तो हो ना? जब नक्श हॉल में पहुंचा तो उसने अनीका और बाकी की दो लड़कियों को रस्सी से बंधा हुआ पाया। जिस तरह से उन्हें गर्मी में रखा गया, वो तीनों बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रही थी। बिखरे बाल, चेहरे पर पसीना, उनकी अदाएं देखकर नक्श को कुछ कुछ होने लगा था। लेकिन नक्श ने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखा और रस्सी खोलने के लिए आगे बढ़ा। नक्श, ये सब क्या चल रहा है? वो लोग कौन थे? सीरियस होते हुए अनीका ने पूछा। कुछ नहीं, उन्होंने गलत आदमी को उठा लिया था। कंफ्यूज दूर हो गया, सीधे तरीके से नक्श ने जवाब दिया। उसी समय नक्श ने नोटिस किया कि उन तीनों लड़कियों का चेहरा फिर से लाल हो गया है। अनीका की नज़र को फॉलो करते हुए उसने नीचे देखा, तब उसे पता चला कि उसकी पैंट की जिप खुली हुई है। अचानक से देसाई विला का दरवाजा खुला। नक्श, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? मणिक भाई देसाई दरवाजे पर खड़े थे और अपनी बेटी को रस्सी से बंधा हुआ देखकर पूरी तरह से शॉक्ड थे। जल्द ही मणिक भाई के चेहरे पर गुस्से के बादल नाचने लगे और उनकी टोन और भी ज्यादा सख्त हो गई। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरे घर में आकर मेरी बेटी और इन लड़कियों के साथ ऐसा घिनौना काम कर रहे हो। मणिक भाई की छाती फूली हुई थी और उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन उनका गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तुरंत ही नक्श पीछे मुड़ा और उससे समझाने की कोशिश की। मैं सोच रहा हूँ कि वैसा नहीं है तो फिर ये सब क्या है? माणिक भाई ने उन तीनों लड़कियों को अच्छे से देखा। उनकी हालत देखकर गुस्से से उनका शरीर कांपने लगा। अचानक से मणिक भाई की नजर नक्श की पैंट पर पड़ी, जिसकी जिप खुली थी। साथ ही साथ नक्श की पैंट अभी भी गीली थी और टेबल पर 2 से 3 टिश्यूज भी पड़े थे। ये सब देखकर उनका गुस्सा विकराल रूप ले चुका था। नक्श ने जल्दी से अपने पैंट की जिप बंद की और मणिक भाई के सामने जाकर खड़ा हो गया। बास्टर्ड, तू मेरी मासूम बेटी के साथ ये सब कर रहा है? जोर से चिल्लाते हुए मणिक भाई ने अपने हाथ में पकड़े बैग को नक्श की ओर फेंका। बैग फेंकते समय उनका बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया था, लेकिन नक्श ने तुरंत ही उन्हें संभाल लिया, वरना मणिक भाई नीचे गिर जाते। अनीका और उनकी बाकी दो लड़कियों के चेहरे अब और ज्यादा लाल हो गए थे। इस सिचुएशन को देखकर उन्हें समझ आ गया था कि मणिक भाई को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जूली खड़ी होकर अपने पापा को सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन चूंकि इतने समय से उसके पैर बंधे हुए थे, इसलिए वो नंब हो गए और उसे खड़े होने में भी तकलीफ होने लगी। जब उसने पूरी ताकत लगाते हुए उठने की कोशिश की तो उसे इतना दर्द हुआ कि उसके मुंह से चीख निकल गई। अपनी बेटी के मुंह से चीख सुनकर मणिक भाई को इतना तेज गुस्सा आया कि वो सांस लेना भी भूल चुके थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था
मणिक भाई ने अपना कांपता हुआ हाथ ऊपर की ओर उठाया और नक्श की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोले, ये सब मेरी गलती है। मुझे तुझ जैसे इंसान को मेरे घर के इतने करीब नहीं आने देना चाहिए था। सर, आपको वाकई में गलतफहमी हो गई है। भले ही नक्श को मणिक भाई का ये अंदाज अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ना तो वो उसे बोलने का मौका दे रहे थे और ना ही वो खुद कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी नक्श ने उन्हें संभाला और सोफे पर बैठाया। उसके बाद नक्श ने एक एक करके उन तीनों लड़कियों को रस्सी से आज़ाद किया और अनीका और प्राची को लेकर देसाई विला से बाहर चला गया। नक्श और वहां रहकर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खराब नहीं करना चाहता था। मणिक भाई जो सोफे पर आराम से बैठकर लंबी लंबी सांस ले रहे थे, उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, जूली, मुझे सच सच बताओ, क्या नक्श ने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा किया? पापा, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपको सच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मिस जूली का चेहरा अभी भी लाल था। मणिक भाई को शांत होने में थोड़ा समय लगा और उन्होंने अपनी खूबसूरत बेटी को देखते हुए कहा, जूली, मुझे पता है कि तुम लोगों की जनरेशन कैसी है। तुम लोगों के लिए सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। हमें हमारी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। और ये सब हॉल में कल को मेरी जगह कोई और होता और ये सब देखता तो तुम्हारी इज्जत का क्या? यह बोलते हुए मणिक भाई ने गहरी सांस ली। पापा, आप कुछ भी बोले जा रहे हो, क्या आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुनोगे? धीमी आवाज में जूली ने कहा। अचानक से हमारे घर में 10 से 12 लोग घुस आए थे। ठीक है, तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम्हें नक्श पसंद है? मणिक भाई बहुत ही पीटी फील कर रहे थे। मणिक भाई बहुत ही कंजर्वेटिव किस्म के इंसान थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी, जिसके ऊपर उन्हें बहुत गर्व है, वो ऐसी घिनौनी हरकत करेगी, वो भी नक्श के साथ, जो एक शादीशुदा इंसान है। आप पापा, ये आप क्या बात कर रहे हैं? शर्म के मारे जूली से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। मुझे सच सच बताओ, सीरियस होते हुए मणिक भाई ने कहा। अगर तुम्हें नक्श पसंद है तो मैं नक्श और अनीका के डाइवोर्स की बात कर सकता हूँ। हमारा देसाई परिवार उसे सपोर्ट कर सकता है। हेल्पलेस फील करते हुए जूली ने अपने पैर जमीन पर पटके। उसके दिमाग में नक्श का वो सीरियस लुक घूम रहा था जब वो आज उस ब्रेसलेट को बारीकी से देख रहा था। साथ ही साथ आज जिस तरह से इरफान भाई नक्श के साथ पेश आए, उससे मिस जूली को और भी ज्यादा मिस्टीरियस फील हो रहा था। अपनी शर्मीली बेटी को देखकर मणिक भाई ने एक बार फिर से गहरी सांस ली। सूरत शहर में ऐसे कई परिवार थे जो मिस जूली के पीछे पड़े थे, लेकिन नक्श में ऐसी क्या खास बात है जो जूली उसके पीछे पड़ी है? ये सवाल अब मणिक भाई को डराने लगा था। उसी समय नक्श जो ड्राइव कर रहा था, उसे मणिक भाई का रिएक्शन याद आया और वह हेल्पलेस फील करते हुए अपना सर हिलाने लगा। मुझे नहीं पता था कि मणिक सर का गुस्सा इतना तेज है, नक्श ने धीमी आवाज में कहा। अच्छा, तुम्हें अभी भी उनके गुस्से की पड़ी है? तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि वो सब तुम्हारी वजह से हुआ? शर्माते हुए अनीका भी नक्श को डांटने लगी। तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? वो फालतू का कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे। उसी समय प्राची ने अचानक से कहा, मुझे लेट हो रहा, आगे वाले सिग्नल पर मुझे उतार देना, मैं टैक्सी लेकर घर चली जाऊंगी। इससे पहले कि नक्श कोई जवाब देता, अनीका ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, तुम्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? नक्श तुम्हें घर छोड़ देगा। वैसे भी मुझे घर के कुछ काम है, सब्जी लेनी है, ग्रोसरीज भी खरीदनी है। ओ गॉड! उसके बाद अनीका नक्श की तरफ मुड़ी और बोली, तुम क्या खाना चाहते हो? आज रात को डिनर में वही बनाऊंगी। यह सुनते ही नक्श शॉक्ड रह गया। उन दोनों की शादी को लगभग 2 साल हो गए थे, लेकिन इससे पहले अनीका ने नक्श के लिए कभी खाना नहीं बनाया था। हाँ, कुछ दिन पहले नक्श की हेल्प जरूर की थी, लेकिन आज जिस तरह से अनीका ने कहा, भाई साहब, नक्श को तो कम्प्लीटली लॉस्ट हो गया था। नक्श का मूड बहुत ज्यादा अच्छा था, इसलिए उसने अनीका के सजेशन को रिजेक्ट नहीं किया और अपनी कार को सीधा मार्केट की तरफ मोड़ दिया। जो भी खरीदना है खरीद लो और मेरा यहीं इंतजार करो। नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा, प्राची को छोड़कर मैं तुम्हें यहाँ से पिक कर लूंगा। नक्श की बात सुनकर अनीका ने अपना सर हिलाया।
उसने प्राची से कुछ कहा और उसके बाद कार से उतरकर सीधा मार्केट की तरफ चली गई। अब कार में केवल नक्श और प्राची ही थे। प्राची को थोड़ा अजीब लग रहा था। जब तक अनीका उसके साथ कार में थी तब तक वो अंदर से काफी रिलैक्स्ड थी, लेकिन अनीका के जाने के बाद प्राची को नक्श से थोड़ा डर लग रहा था। तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मैं कोई भेड़िया नहीं हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा। नक्श जो ड्राइव कर रहा था उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं नर्वस नहीं हूँ। हालांकि प्राची ने ये कह तो दिया था, लेकिन उसने अपना चेहरा नीचे कर रखा था और उसके दोनों हाथ उसकी स्कर्ट को कसकर पकड़े हुए थे। जब से प्राची को नक्श की असली आइडेंटिटी के बारे में पता चला, तभी से प्राची के हाव भाव नक्श के प्रति पूरी तरह से बदल गए थे। अब वो नक्श के सामने काफी कंफर्टेबल फील कर रही थी, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि उसे नक्श से डर लगता था। रिव्यू मिरर से नक्श ने प्राची की ओर देखा और कहा, जो कुछ भी हमारे बीच पहले हुआ, तुम्हें उस बारे में अब सोचने की कोई जरूरत नहीं। तुम और अनीका काफी अच्छे दोस्त हो। तुमने मुझे नीचा इसलिए दिखाया क्योंकि अनीका ने मेरे साथ बहुत सफर किया है। आई एम सॉरी, प्राची ने धीमी आवाज में कहा, जो सिर्फ उसे ही सुनाई दे सकती थी। मुझे पता है कि तुम अनीका का अच्छा चाहती हो, इसलिए आज मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। भीनी मुस्कान के साथ नक्श ने आगे कहा, बहुत जल्दी मैं सूरत शहर में सबसे बड़ा होटल खोलने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उस होटल की वाइस प्रेसिडेंट बनो। रियली? अचानक से प्राची ने अपना सर ऊपर की ओर उठाया और एक्साइटेड होते हुए नक्श से बोली, ऑफ कोर्स मैं सच कह रहा हूँ। वैसे भी मेरे पास इतना काम होगा कि मैं हर दिन होटल नहीं आ पाऊंगा, तो मेरी गैर मौजूदगी में तुम मेरे सारे डिसीजन ले सकती हो, कैजुअली अंदाज में नक्श ने कहा। कार्तिक के साथ नक्श ने पहले ही सारे अरेंजमेंट कर लिए थे। वो दोनों मिलकर सूरत शहर की टोटल इंडस्ट्रीज की कायापलट करने वाले थे और फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से बदलने वाले थे। अब क्योंकि मैंने तुम्हें हायर कर लिया है, तो तुम मुझे डिसअपॉइंट मत करना और मैं तुम्हें इस इंडस्ट्रीज रेट से 3 गुना ज़्यादा सैलरी दूंगा। नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? क्या तुम वाकई में चाहते हो कि मैं वाइस प्रेसिडेंट बनूं? प्राची को ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई सपना देख रही हो। मेरी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि तुम्हें मेरी अनीका पर नजर रखनी होगी। अगर कोई भी मर्द उसके करीब आने की कोशिश करे तो जल्दी से तुम्हें मुझे खबर देनी होगी। सीरियस होते हुए नक्श ने कहा, मैं वादा करती हूँ इस मिशन में मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक्साइटेड होते हुए प्राची ने कहा। ठीक उसी समय जावेरी परिवार के मैंशन में कल्याणी देवी उदास चेहरे के साथ बैठी हुई थी और उनके आजू बाजू बाकी के परिवार वाले बैठे थे। मैंने सभी को यहाँ पे एक मैटर के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाया है। सीधा मुद्दे पर आते हुए कल्याणी ने कहा, अब जब जावेरी परिवार का 60% शेयर शनिका के हाथ में है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है। क्या सावेरी परिवार कभी उठ पाएगा? क्या अनीका अपने परिवार को उठने में मदद करेगी, या फिर अब वो पूरी तरह से नक्श की हो गई है? क्या मिस जूली को अंदर ही अंदर नक्श पसंद था? अगर ऐसी बात है तो क्या इस कहानी में अनीका की सौतन आने वाली है? क्या मणिक भाई नक्श और अनीका के डाइवोर्स की पहल करेंगे? नक्श की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा जब उसे पता चलेगा कि मिस जूली इज इन लव विथ हिम?